गाइस, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में मैं गायत्री और उषा का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि उषा और गायत्री एक दूसरे से अलग हो जाते और गायत्री घर छोड़ के कहीं चली जाती है। वो कहाँ गई है इस बात की खबर ना तो गांव वालों को है ना ही उषा को है। तो अब क्या होगा, चलिए देखते हैं। उषा की अब दादी भी नहीं रही, उसको संभालने के लिए कोई नहीं था। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अब इस बात को 2-3 महीने बीत जाते हैं। अब उसके पति की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है तो वो गाड़ी चलाना बंद कर देता है। वो अपने घर आ जाता है अपने बीवी बच्चों के पास। और उसको हो गया था डेंगू होने के बाद उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लगी थी। और एक दिन ऐसा आता है कि अगली सुबह उसके पति की आँख ही नहीं खुलती। अब तो उषा की हिम्मत और टूट जाती है, क्योंकि भले ही उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था लेकिन कम से कम उसके पति और उसके बच्चे तो थे। लेकिन अब उसका हमसफ़र भी इस दुनिया से चला जा चुका था और इस वक्त उषा पे क्या बीत रही थी बस वही जानती थी। अब इसके पति के गुजरे हुए भी कुछ महीने हो जाते हैं और उषा अपने 2 मासूम बच्चे विद्या और मैंग का शक्ल देख के जी रही थी। उसे अपने बच्चों को कैसे संभालना था, कैसे एक अच्छा फ्यूचर देना था, बस वो वही सोच रही थी। पहले तो उषा घर पे रहती थी क्योंकि उसका पति काम करता था तो वही घर चलाता था। लेकिन अब उषा के पास कोई नहीं था जो घर चलाए, इसलिए अब उषा अपने सास ससुर से बात करती है कि उसे काम करना होगा। उसके सास ससुर भी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। उषा के पास जितनी भी जमा पूंजी थी, जितने भी उसने पैसे बचा रखे थे, उन सभी से वो एक कमरा किराए पे लेती है। और उसको सिलाई कढ़ाई का काम आता था, स्टिचिंग के काम आते थे, तो ये कपड़े सिलने का काम ओपन कर लेती है। भले ही उषा कैसे भी करके घर चला रही थी, पैसे कमा रही थी, लेकिन जब से इसके पति की मृत्यु हुई तब से इसके सास ससुर का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो गया था। वो उषा को बहुत ही अजीब नज़रों से देखते थे, ताने मारते थे और पता नहीं बहुत बुरी भली चीज़ें कहते थे। अब इसका यहाँ पे दम घुटने लगा था तो उषा अपना दुकान किराए पे दे देती है एक लड़की को। वो बोलती है कि जब तक मैं यहाँ से ना आ जाऊँ तब तक तुम इस दुकान को चलाना। वो लड़की उस दुकान को चलाती है और उषा अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके चली जाती है और दादा दादी के कमरे में वो रहने लगती है और वहीं पे सोच के अपने दिमाग को थोड़ी शांति देती है। और वो सोचती है कि अब मुझे आगे क्या करना है। वो बहुत कुछ सोचती है, अपने बच्चों के बारे में सोचती है और वो कहती है कि अपने लिए ना सही लेकिन इन दोनों के लिए मुझे कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। और वो बहुत सोचने के बाद ये फैसला लेती है कि वो शहर चली जाएगी और वहीं पे रहेगी और वहीं पे अपने बच्चों को आगे पढ़ाएगी एक अच्छे स्कूल में। उषा जो भी अपने ससुराल से सामान लाई थी वो सामान पैक कर लेती है और बच्चों को तैयार कर लेती है। और उसे पता था कि अगर उसने अपने सास ससुर को बताया कि वो गाँव छोड़ के शहर जा रही है तो सब उसे रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे, उसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि उसके सास ससुर काफ़ी रूढ़िवादी हैं। वो मानते हैं कि अकेली लड़की बाहर नहीं जा सकती। इसलिए उषा उन सबको बिना बताए किसी को भी नहीं बताती। उषा अपने बच्चों के साथ ट्रेन में बैठ जाती है और उसने टिकट भी नहीं लिया था। तभी टीसी कलेक्टर आता है और उसका चालान काट देता है और उसको अच्छे खासे पैसे भरने पड़ते हैं। जहाँ पे टिकट 500 की लेनी थी उसे 1500 देना पड़ता है। सफ़र ख़त्म होता है और वो शहर में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद वो एक किराए पे घर ले लेती है। एक सिंगल ही कमरा था, उसी में वो रहते हैं। और जिस कमरे में वो रह रहे थे उस पूरे घर की मकान मालकिन को उषा सब कुछ बता देती है कि वो नई आई है, उसका पति भी नहीं है, उसे काम की तलाश है। उसकी मकान मालकिन बहुत अच्छी होती है और उसे एक कंपनी में काम लगवा देती है। उस कंपनी में बोतल बनता है, बोतल को पैक करना होता है। और ऐसे ही अब उषा की ज़िंदगी गुजर रही थी और काफ़ी 10-15 साल हो चुके थे। बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके थे। विद्या भी 16 साल की हो चुकी थी, मैंक भी 14-13 साल का हो ही चुका था और उषा की उम्र भी 48 या 50 साल की हो ही गई थी। इस 50 साल की ज़िंदगी में उषा ने अकेले रह के बहुत संघर्ष किया, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। और अब विद्या को फ़ोन भी मिल चुका था तो वो ऑनलाइन कुछ ऐसा करती थी, वो वीडियोस बनाती थी और वो इंस्टाग्राम पे भी रील्स अपलोड करती थी जिससे उसको पैसे आते थे। वो अपनी मम्मी की मदद करती थी और ऐसे ही करके उन लोगों ने एक घर भी ले लिया। बड़े सालों के बाद ज़िंदगी में एक सुकून उषा को मिलता है कि चलो कम से कम अपना घर तो है। उषा अभी भी उसी कंपनी में जॉब करती है लेकिन उसकी सैलरी बढ़ चुकी है, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हफ्ते में 1-2 बार उषा उन्हीं के शहर में एक बहुत बड़ा सा मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर, वहीं पे वो तीनों मंगलवार को पूजा करने के लिए जाते हैं। पूजा करने के बाद आते हैं तो वो देखते हैं कि एक जैसे ही सबने कपड़े पहने और वो सभी गरीबों को खाना बांट रहे हैं। ये सब देख के उषा कहती है कि कितना अच्छे लोग हैं ये। वो जो गरीबों को खाना बांट रहे थे वो किसी एनजीओ से आए थे जिसमें कुछ लेडी थी, कुछ जेंट्स भी थे। फिर मैंग कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है तो वो तीनों आइसक्रीम वाले के
पास जाते हैं तो फिर विद्या कहती है कि ये कौन है जो सबको खाना बांट रहे हैं। तो आइसक्रीम वाला बताता है कि ये बहुत भले लोग हैं, हर मंगलवार को आते हैं और खाना बांटते हैं। और इस एनजीओ की जो मालकिन है ना वो बहुत अच्छी है, इतनी डाउन टू अर्थ है कि सबकी मदद करती है। इनके पास कोई भी अपनी परेशानी लेके जाता है यूं यूं हल दे देती है उस परेशानी। उस एनजीओ की मालकिन की बातें सुनने के बाद उषा कहती है कि कौन है वो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो वो आइसक्रीम वाला कहता है अरे वो वहीं तो है, जाओ। तो फिर उषा जाती है और वो एक लेडी से पूछती है कि इस एनजीओ की मालकिन कौन है, आप ही हैं क्या? तो वो लेडी कहती नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, वो वहाँ पे खड़ी हैं, जाओ अगर आपको उनसे कुछ बात करनी है। तो उषा उनके पास जाती है और कहती सुनिए। और जब वो लेडी पीछे मुड़ती है तो वो कोई और नहीं, वो गायत्री थी। उषा गायत्री को देखते ही पहचान जाती है और वो उससे लेकिन यकीन नहीं होता कि ये गायत्री है, क्योंकि वो उसने इतने सालों के बाद देखा था। तो वो थोड़ी सी चौंक गई थी और वो कहती है कि तुम गायत्री हो। और उस लेडी यानी कि उषा के मुंह से अपना नाम सुन के गायत्री कहती है कि तुम कौन हो? तो उषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि गायत्री को उसने इतने सालों के बाद देखा था। और उषा को रोता देख गायत्री को याद आता है कि ये कोई और नहीं, उसका प्यार उषा है। और अब गायत्री की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उषा को गले लगा लेती है, वो भी इतनी तेज जैसे कि वो दोनों पुनर्जन्म लेके मिले हो। और इधर विद्या और मयंक उन दोनों को ऐसे मिलता देख कहते हैं कि ये कौन, ये क्या है, कि क्या चल रहा है इधर। और उधर उषा दुनिया को भुला के वो गायत्री की बाहों में सर रख के सुकून पा रही थी। सुकून पाने के बाद उषा उठती है और वो गायत्री के गालों पे हाथ रखते हुए कहती कि गायत्री तुम गांव से यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना याद किया। तो गायत्री कहती मैं मजबूर थी, मेरे घर वाले मेरी शादी करा रहे थे, लेकिन जैसे तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया मुझे नहीं करना था, और अच्छा हुआ मैं भाग के यहाँ आ गई। और उषा तुमने सही कहा था, अगर भगवान जी चाहेंगे तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और यकीन नहीं होता कि आज हम दोनों इतने सालों के बाद मिल रहे हैं, वो भी मंदिर के सामने। उषा कहती खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, हम तो चाह कर भी अब अपनी जवानी के दिन ला नहीं सकते, वक्त बदल नहीं सकते। चलो मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलाती हूँ। तो गायत्री कहती क्या बच्चे, तुम्हारा पति कहाँ है? तो उषा कहती चलो सब बताती हूँ। फिर उषा गायत्री से उन दोनों बच्चों को मिलवाती है। दोनों बच्चे से मिलने के बाद उषा गायत्री का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती चलो मेरे घर पे चलो, हम दोनों मिलके बहुत सारी बातें करेंगे और मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊंगी। तो गायत्री कहती है कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर पे, तुम्हारा पति होगा, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तो उषा कहती है कि पति वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो गायत्री कहती क्या? तो विद्या कहती हाँ आंटी जी, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, जब मैं बहुत छोटी थी वो तभी चले गए। गायत्री जब ये सुनती है वो उषा को गले लगा लेती है और कहती तुमने छोटी उम्र में कितना कुछ सह लिया। तो उषा मुस्कुराती और कहती खैर छोड़ो, अब इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो गायत्री कहती कुछ नहीं, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और लोगों की मदद करती हूँ, और मैंने खुद को एजुकेट भी किया। और तुम्हें पता है, इधर आओ। वो बच्चों से थोड़ा दूर लेके जाती है उषा को और वो कहती है कि हम दोनों का जो प्यार है ना, इस प्यार को बोलते हैं समलैंगिकता। उषा ने ये सब पहली बार सुना था तो उसे समझ नहीं आता। तो गायत्री कहती है कि देखो मैंने अपने आप को बहुत एजुकेट किया है, अब मैं तुम्हें भी करूँगी, तो कभी हम फ्री में मिलेंगे, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। तो उषा कहती अभी चलो ना। तो उषा के काफ़ी बोलने से गायत्री चली जाती है और उषा गायत्री के कार में जाती है उषा के घर पे जाती हैं। और उषा गायत्री एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। बच्चे अपने अपने कमरे में थे और दोनों लॉबी में बैठे थे। तो फिर उषा कहती है गायत्री कैसी हो तुमने कभी शादी की या नहीं? तो गायत्री कहती है मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती हूँ, मैंने तो तुमसे वादा किया था ना कि तुमसे शादी करूँगी, अगर तुमसे शादी नहीं किया तो कुंवारी रह जाऊँगी, और देखो मैंने अपना वादा निभाया। गायत्री की बात सुन के उषा की आंखें भर जाती है और वो गायत्री के गले लग के कहती है कि मुझे ज़िंदगी ने बहुत रंग दिखाए, पहले मैंने तुम्हें खो दिया, दादाजी को खोया, दादी जी को खोया, अपने पति को खोया, मैंने ज़िंदगी में बस खोया ही है, पाने के लिए सिर्फ तुम ही हो और मेरे बच्चे हैं। मेरे पास उन्हें देने के लिए प्यार है और मैं उन्हें प्यार दूंगी, उन्हें मैं किसी चीज़ के लिए तरसने नहीं दूंगी, और जब वो बोलेंगे तभी मैं उनकी शादी करूंगी और जिससे बोलेंगे उसी से करूंगी। तो गायत्री उषा को कस के गले लगा लेती है और कहती है तुम फिक्र मत करो, दिव्या और मैं अकेली नहीं है, मैं हूँ ना तुम तीनों के साथ। उषा गायत्री की बात सुन के खुश होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहती, अब तो मेरे से दूर नहीं जाओगी ना? तो गायत्री कहती है अब क्या करना है, अब तो ज़िंदगी बची है, तुम्हारे साथ ही गुजारनी है। तो उषा कहती है कि तुम यहीं रह जाओ ना इसी घर में। तो गायत्री कहती है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ हमेशा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, वो दोनों हम दोनों को साथ देखेंगे और कभी कुछ ऐसा ना देख लें कि उनके मानसिकता पर गलत असर पड़े, इसलिए मैं हमेशा
हमेशा तुमसे मिलने आती रहा करूँगी और मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस दे देती हूँ, मैं अकेले ही रहती हूँ, तुम भी मेरे से मिलते आती रहना। अब उषा की ज़िंदगी में खुशियाँ थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही आ चुकी थी। गायत्री के आने से ऐसा लग रहा था कि उषा को एक नई ज़िंदगी मिल चुकी है। वो हमेशा खुश रहती थी और गायत्री जब भी आती थी वो विद्या और मेंग के लिए हमेशा कुछ न कुछ लाती थी। और विद्या तो अब गायत्री के कुछ ज़्यादा ही करीब आ चुकी थी, उसे तो वो मम्मी ही बुलाती थी क्योंकि मौसी बुलाने के लिए उषा ने मना किया था। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, बच्चे भी काफ़ी बड़े हो रहे थे और विद्या 20 साल की हो चुकी थी और वो सेकेंड ईयर में आ चुकी थी और उसको ना राइटर बनना था, उसको पोइट्री करना, स्टोरीज लिखना बहुत इंटरेस्ट आता था इन सब चीज़ों में। तो एक दिन वो गायत्री के पास आते और उससे कहती है कि मम्मी आप ना मुझे कोई स्टोरी बताओ जिससे ना मैं एक बुक लिखी और वो बुक इतने लोगों के पास जाए और वो उन्हें इतनी पसंद आए कि मैं एक फेमस राइटर बन जाऊँ। तो गायत्री कहती है कि अब मैं तुझे क्या स्टोरी बताऊँ, तो अपनी मम्मी की ज़िंदगी की स्टोरी लिख लेना, तुझे तो पता ही तेरी मम्मी ने क्या क्या झेला है। तो विद्या कहती है कि क्यों ना मैं जो अपनी बुक बना रही हूँ उस पे मैं आप दोनों की दोस्ती की कहानी लिख दूँ कि आप दोनों बचपन में बिछड़ गए फिर इतने सालों के बाद मिले, लोगों को बहुत पसंद आएगी ये कहानी। तो उषा आ जाते और वो कहती है कि हम दोनों की दोस्ती पे क्या, तू ना गायत्री पे ही पूरी कहानी लिख दे, देख इसने कभी शादी नहीं की, लोगों को बहुत पसंद आएगी। और शादी क्यों नहीं की? तो विद्या कहती है हाँ आपने शादी क्यों नहीं की? तो गायत्री कहती है कि छोड़ ना, क्या करेगी तू जान के? तो विद्या कहती है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तो गायत्री चौंक जाती है और उषा भी चौंक जाती है और वो कहती है कि क्या पता है तुम्हें? तो तभी विद्या अपने बैग से एक डायरी निकालती है और गायत्री जब उस डायरी को देखती है वो चौंक जाती है क्योंकि डायरी उसकी ही थी। गायत्री तुरंत वो डायरी लेती है और वो कहती है कि विद्या ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें पता है ना किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते, और मेरी डायरी तुम्हारे पास क्या कर रही है? और मुझे याद आया मैं भूल गई थी एक दिन, इसका मतलब कि तुम पढ़ लोगे? और तुम्हें नहीं पता इसमें मैंने अपनी सारी चीज़ें लिख रखी है, अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़, तुमने सारी चीज़ें पढ़ ली। तो उषा डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि गायत्री ने हम दोनों के बारे में भी लिखा ही होगा। तो विद्या अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है और वो गायत्री का भी हाथ पकड़ती है और वो कहती है आप दोनों की डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हर चीज़ पता है आप दोनों के बारे में कि आप दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करते आए हो और ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। और मैं एक वेल एजुकेट पर्सन हूँ, मुझे एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में सारी चीज़ें पता और आप दोनों डरो मत कि मुझे सारी चीज़ें पता चलेगी, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इवन मैं तो खुश हूँ। और गायत्री जी आपने ना बहुत कुछ किया हमारे लिए, आपके इतने एहसान है, आप इतना प्यार करते हो मम्मी से, आपने कभी शादी नहीं की इसलिए क्योंकि आप मेरी मम्मी को ही हमेशा फर्स्ट प्रियोरिटी पे रखे। और मम्मी आप बहुत लकी हो कि आपको इनकी जैसी दोस्त मिली, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों शादी कर ले। तो विद्या की बात सुन के उन दोनों को थोड़ी सी हंसी आ जाती है और वो कहती है कि शादी? तो विद्या कहती है कि आप दोनों ने समाज के डर से, अपने घर वालों के डर से अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया, आप दोनों धन्य है। मैं चाहती हूँ आप दोनों हमेशा साथ रहे और आप लोग पता नहीं इतने क्लोज होके भी एक साथ क्यों नहीं रहते, अब से ना आप दोनों एक ही साथ रहोगे, कोई नहीं जाएगा किसी से मिलने के लिए। गायत्री और उषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विद्या को गले लगा लेते हैं और ऐसे गायत्री और उषा अब हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ ही रहने लग जाते हैं। और ये कहानी यहीं पे दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना ये कहानी आपको कैसी लगी।